Hello children, welcome to all of you on our YouTube channel Ideal Public School Online Classes. Myself पूजा सिंह और आज मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगी सोशल साइंस क्लास 8 की, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कैसे और कहाँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस बुक में, आपके क्लास 8 के बुक में हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया के रीजनल रूलर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हुए और उस कन्फ्लिक्ट का रिज़ल्ट ये आया कि ब्रिटिश यहाँ पर अपना पावर एक्सटेंड कर पाए, रूल एक्सटेंड कर पाए, अपना एम्पायर फैला सके। सो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हाउ इम्पॉर्टेंट डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी इवेंट हम अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब वो एक राइट सीक्वेंस में होता है। सो अब इवेंट्स की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा जाने कि हिस्ट्री होता क्या है। तो हिस्ट्री इज सर्टेनली चेंजेस, हिस्ट्री इज certainly changes that occur over time। हिस्ट्री क्या होता है? जो बीतते समय के साथ चेंज होता है, जिसके बारे में पढ़ते हैं वो हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री इज़ सर्टेनली चेंजेस दैट ओकर ओवर टाइम, मतलब बदलते हुए समय के साथ बदलाव आते हैं। अब ये चीज़ें हमें यही पढ़नी है इसमें कि कैसे कोई चीज़ पास्ट में कैसी थी और अभी प्रेजेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। कोई भी चेंजेस एक दिन में नहीं आते हैं, कोई पॉइंट फिक्स ऑफ डेट नहीं होता है, उसे पीरियड ऑफ टाइम लगता है वो चेंजेस आने में। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलिंग, इंडिया पे जो उसने रूल किया था, तो वो एक फिक्स ऑफ डेट नहीं है कि उसने कब शासन किया या शासन करना स्टार्ट किया, या नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, या इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट सोसाइटी में कब हुई। तो ये हम इसके लिए फिक्स डेट नहीं दे सकते हैं, इसमें पीरियड ऑफ टाइम लगता है, ये एज अ स्लो प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे एक ऐसा टाइम था जब हिस्टोरियंस क्या लिखते थे, किसी राजा के अकाउंट्स के बारे में लिखते थे या उसके बैटल्स या उनकी पॉलिसी के बारे में लिखते थे। जैसे कि वो कब जन्म हुए, वो कब राजा बने, उनकी शादी कब हुई, या वो कब कौन सा वॉर लड़े, युद्ध हुआ उन्होंने किया, या फिर कोई नया राजा उसकी जगह पे कब बना। तो ये साल हिस्टोरियंस लिखते थे। लेकिन बीतते समय के साथ हिस्टोरियंस ने इसमें और चीज़ें ऐड की। अगर कोई इवेंट हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न था और उससे चेंजेस क्या है प्रेजेंट में। तो विदाउट डेट हम ये चीज़ें नहीं बता सकते, या हम सारे इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीरीज़ में हम उसे अरेंज नहीं कर सकते, और जब तक हम उसे सीरीज़ में अरेंज नहीं करेंगे तब तक उसे पढ़ना और समझना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। अब हमारे सेकंड टॉपिक की ओर हम चलते हैं, पेरियोडाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री। पेरियोडाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है,
सेकेंड टॉपिक है पेरियोडाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री। तो पेरियोडाइजेशन मीन्स क्या होता है, ये पहले हम लोग समझेंगे। डिवाइड इन पीरियड, डिवाइड इन पीरियड। पेरियोडाइजेशन मीन्स होता है पीरियड में डिवाइड करना। तो इंडियन हिस्ट्री को पीरियड में डिवाइड करना ताकि उसकी हम अच्छे से और ईज़िली हम उसे पढ़ सके और समझ सके। तो पेरियोडाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री, इसको सबसे पहले पेरियोडाइज किसने किया था? जेम्स मिल ने फर्स्टली अटेम्प्ट किया था इसे। तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को पेरियोडाइज किया था जेम्स मिल ने। जेम्स मिल, ओके। ये एक स्कॉटिश हिस्टोरियन एंड फिलोसफर थे और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन सी बुक थी? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया इन 1817 में लिखी थी, ओके। तो इनके अकॉर्डिंग, जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। पहला पीरियड था he divided Indian history into 3 periods. First is Hindu, second is Muslim, and third is British. हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी थे जो इस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, इस चीज़ को नहीं मान रहे थे क्योंकि ये रिलीजन बेस्ड डिवीज़न था और ये काफ़ी हद तक जेम्स मिल ने इसे लैंग्वेज के बेसिस पे भी डिवाइड किया था। लैंग्वेज पे बेसिस पे क्यों? क्योंकि हिंदू जो थे वो एज अ लैंग्वेज संस्कृत टेक्स्ट यूज़ करते थे। एज अ लैंग्वेज ये संस्कृत टेक्स्ट यूज़ करते थे। मुस्लिम जो थे वो पर्शियन यूज़ करते थे एंड ब्रिटिश जो थे वो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो ये टेक्स्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था, जो कि कुछ हिस्टोरियंस इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वहीं इन सब से अलग कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्होंने वेस्टर्न फॉर्म ऑफ पेरियोडाइजेशन लिया और इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो कि सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म है हिस्ट्री का। हिस्ट्री पेरियोडाइजेशन का सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म है और जो अभी हम पढ़ते भी हैं। और वो कौन कौन सा है ये हम देखेंगे। जो अभी 3 मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म है वो है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये 3 मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म है और ये हम लोग अभी भी पढ़ते हैं या जो अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी थे जिन्होंने ये फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? क्योंकि ये वेस्टर्न फॉर्म है पहला तो, और दूसरा रीज़न ये था कि वो जो मॉडर्न पीरियड यहाँ डिस्क्राइब किया गया है वो
ब्रिटिश टाइम को बताता है। और ब्रिटिश टाइम इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ इक्वालिटी नहीं होती थी, लिबर्टी नहीं होती थी, किसी तरह का फ्रीडम नहीं था, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था सोसाइटी में। तो इस वजह से हम इसे मॉडर्न नहीं कह सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। वो क्या मानते थे? ब्रिटिश पीरियड को कॉलोनियल मानते थे। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश पीरियड इज नोन एज कॉलोनियल। ठीक है? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंडिया को एज अ कॉलोनी ट्रीट करते थे। कॉलोनी मतलब क्या होता है? जहाँ से वो रॉ मटेरियल्स सस्ते दामों पर ले जाते थे अपने देश में, अपने कंट्री, और वहाँ से वो एक्सपेंसिव फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट करते थे, यहाँ के मार्केट में बेचते थे, जो कि काफ़ी कॉस्टली होते थे। तो इसलिए ब्रिटिश पीरियड को, ब्रिटिश टाइम को कॉलोनियल पीरियड या कॉलोनियल टाइम भी कहा जाता है। ठीक है? यहाँ पे हमारा ये आज का सेकंड टॉपिक भी ख़त्म। अब थर्ड टॉपिक की बात। तो हमारा थर्ड टॉपिक है हाउ कैन वी स्टडी द मॉडर्न पीरियड। हाउ कैन वी स्टडी द मॉडर्न पीरियड। इट मीन्स कि हम मॉडर्न पीरियड के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। तो जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि हिस्ट्री के काफ़ी सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे हैं और ये अलग अलग सोर्सेस होते हैं। बट यहाँ बुक में आपके 3 सिर्फ सोर्सेस दिए हैं, तो हम आज वही 3 सोर्सेस डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस क्या हैं? तो ये ब्रिटिश पीरियड में लिखा गया रिकॉर्ड है, ठीक है, जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर या हिस्टोरियंस इसे लिखते थे। ये ब्रिटिश पीरियड में लिखा गया कॉलोनियल रिकॉर्ड है। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है। कोई भी डिसीज़न हो एडमिनिस्ट्रेशन में, एवरी डिसीज़न, कोई भी डिसीज़न एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जाता है तो उसे रिकॉर्ड करके वेल प्रिजर्व रखा जाता है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव किसी भी तरह के डिसीजंस को रिकॉर्ड करके उसे वेल कैटलॉग किया जाता है। 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये क्या होता था? ये सारे जो डिसीजंस होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, उसे रिकॉर्ड किया जाता था, प्लस इसकी एक कॉपी निकलवा के कैलीग्राफर्स के थ्रू ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में इसे लिखवाई जाती थी, अच्छी हैंड राइटिंग में। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद में क्या हुआ कि उस टाइम पे प्रिंटिंग ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, तो वहाँ पे हर डिसीज़न के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी प्रिंट करके अलग अलग डिपार्टमेंट में दी जाने लगी। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज के भी 2 हैं। एक है पहला एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड दूसरा है सर्वे रिपोर्ट। ठीक है? ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या होता था? जैसा कि मैंने बताया
ये सबसे पहले मुग़ल ने इंट्रोड्यूस किया था ऑफिशियल रिकॉर्ड के सिस्टम को, कि वहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड करके रखी जाती थी। ये कल्चर मुग़ल्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर इसे आगे ब्रिटिश ने बढ़ाया और उसे परफेक्ट भी किया, और इसमें हर तरह के डिसीजंस को रिकॉर्ड करके रखा जाने लगा। और जो दूसरा है आपका सर्वे रिपोर्ट, ये ब्रिटिश ने इस प्रैक्टिस की स्टार्ट की थी, और वो विलेज एरिया में जो होते थे वहाँ पे रिवेन्यू सर्वे कंडक्ट कराते थे। रिवेन्यू सर्वे किस पर्पज़ से कंडक्ट कराते थे? क्योंकि उन्हें जानना होता था कि अलग अलग रीजन वाइज वहाँ की टोपोग्राफी सॉइल की कैसी है, वहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल किस तरह के मिलते हैं, वहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या हैं, ताकि वो वहाँ पे ईज़िली रूल कर सके, उन पे शासन कर सके, उन्हें एडमिनिस्टर कर सके। तो इसलिए उन्होंने ये सर्वे रिपोर्ट्स को स्टार्ट करवाया। ये इसके अलावा एक सेंसस रिपोर्ट आती थी जो हर 10 साल पे करवाई जाती थी। सेंसस रिपोर्ट एक ऑफिशियल रिपोर्ट होता था जो कि स्पेशली पॉपुलेशन के लिए करवाई जाती थी, कि इंडिया के सारे प्रोविंसेस में कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर था पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस। सेकेंड इज इंडिजीनियस रिकॉर्ड। सेकेंड इज इंडिजीनियस रिकॉर्ड। ठीक है, इंडिजीनियस रिकॉर्ड में ये किस फॉर्म में होते हैं? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फिर लेटर, बुक्स, नॉवेल्स, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे आपके इंडिजीनियस रिकॉर्ड हैं। सॉरी, ऐसा लगाना पड़ेगा। इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स हैं। अब क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी में जब प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई, फैलने लगी, तो लोग क्या करने लगे? पब्लिक इशू पर डिबेट करने लगे, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को लिखने लगे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को अवेयरनेस हुआ उनके देश को लेकर। ठीक है, जागरूक हुए वो अपने देश को लेकर, अपनी नेशनल फीलिंग को लेकर। तो यहाँ पे काफ़ी डिबेट्स हुई, और ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक हमें बताती हैं, ये सोर्स की तरह हमें काम करती है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमें बताती हैं। थर्ड आते हैं हमारे थर्ड सोर्सेज पे, आर्किटेक्चरल सोर्सेज। ठीक है, आर्किटेक्चरल सोर्सेज में हम बिल्डिंग्स के बारे में, जो बिल्डिंग्स से हमें नॉलेज मिलती है, वही हमारा आर्किटेक्चरल सोर्सेज है। जैसे कि इंडिया गेट, पार्लियामेंट, न्यू दिल्ली और कनॉट प्लेस, ये सारी चीज़ें जब स्टडी के अंडर सर एडवर्ड लुटियंस एंड हार्वर्ड बेकर लेकर आए थे, तो इनसे जो हमें नॉलेज मिलती है वो आर्किटेक्चरल सोर्सेज में आता है। यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म हुआ। अब हम जल्दी ही सेकंड चैप्टर लेकर आएंगे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।